गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा करते हैं इस समय। टाइमिंग इसकी चेंज हुई है, रात में इसको 8 बजे करते हैं, जिससे थोड़ा होता ही है कि शाम को 6-7 बजे करीब जो है स्टूडेंट काफ़ी बाहर निकलते हैं टहलने के लिए। तो उस हिसाब से हमने इसकी टाइमिंग चेंज की हुई है। तो 8 बजे जो है वो आईपीएफ आपको मिल जाएगा। 23वां आईपीएफ है, हाँ? और ये भी इन्वायरमेंट से ही संबंधित है, ठीक है। ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है और इसमें जो है हम जो आज जितने भी मुद्दे कवर करेंगे वो सारे जो है वन एवं वन प्राणी जो हैं उनसे संबंधित मुद्दे हम लोग कवर करने वाले हैं। और खासकर जो है वो वनों के बारे में बात करेंगे, हाँ, खासकर वनों के बारे में बात करेंगे। एक विस्तृत चर्चा इस पे हम कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो इसमें जो टॉपिक हमने कर रहे हैं वो केवल एक ही टॉपिक है इसमें, वन एवं वन्य जीव। बाकी सब देखो कंप्लीट हो चुका है। जैव विविधता, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या होता है, इसके बाद में जलवायु परिवर्तन, और एक दो क्वेश्चन रह गए थे जो कि ये ओजोन परत क्षरण से संबंधित है, वो हम आपको दिखा देंगे और फिर इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। पॉल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसमें कई सारे जो है पॉल्यूशन कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो वन एवं वन्य जीव, भारत जानते हैं कि एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें तमाम प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं। क्या हुआ? हाँ चलिए, लगभग हर एक तरह के जो है वन पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से लिखें, पश्चिमी घाट पे अगर देखें तो फिर बीच में आएंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, पर्णपाती वन, ठीक है। ये सब जो है आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, फिर से लेके मैंग्रोव भी हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर जो है वनों के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पे कहा जाता है कि 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती हो। और आप देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट मुख्यतः हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि पश्चिमी घाट के अलावा आप देखेंगे तो हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वो जो पूर्वी इलाका है उसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, और कुछ एरिया जो है हमें अंडमान निकोबार द्वीप का देखने को मिलता है। हालांकि पश्चिमी घाट जो है इनमें सबसे समृद्ध है। ओके, पश्चिमी घाट इनमें सबसे समृद्ध है। जैसे हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में भी कुछ हमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है वो पश्चिमी घाट सह्याद्री नाम दिया गया। ध्यान रखना, अगर हम इसको ऐसे कुछ मैप बना लें, यहाँ पे नहीं बन रहा है, अगर हम कुछ ऐसे मैप बना लें तो ये वाला तो हिस्सा तो है ही जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी घाट, और इसको सह्याद्री भी बोलते हैं पश्चिमी घाट को। ओके, तो आप क्लियर करते चलना, नोट डाउन कर लेना या फिर ध्यान में रखना, जहन में रखना अपने। तो सह्याद्री उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे देखो एक खास बात ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी वनस्पति पनपती है, तो वो ध्यान रखना। जैसे रोजवुड है, पाम है, इत्यादि वन यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये सब कैसे सदाबहार वन है। सदाबहार वन का मतलब होता है कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, और गिराते भी हैं तो एक समय में नहीं गिराते हैं। मतलब पत्ती विहीन पूरा वन क्षेत्र हो जाए वो ऐसा नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यह बायोम भूमध्य रेखा के निकट कहाँ कहाँ मिलता है, 10 उत्तर से 10 दक्षिण में। अगर हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहें कुछ ऐसे बना के, तो आप देखेंगे ये जो है 0 डिग्री है, जिसको आप लोग विषुवत रेखा कई बार बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ,
इसको आप विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहां पे अगर देखें 10 डिग्री ये नॉर्थ है और ये वाला जो है ये साउथ है। तो 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, ये वाला जो एरिया है यहां पे हमें आप देखेंगे वर्षावन, उष्णकटिबंधी उष्णकटिबंधी वर्षावन वो हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, वर्षावन दिखाई पड़ते हैं। क्यों? यहां पे आप देखेंगे 200 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वो जो है हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। क्लियर? तो ये वाला जो क्षेत्र है 10 उत्तर 10 दक्षिण, यहाँ पे हमें जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूरज जो है यहाँ पे लंबवत चमकता है, गर्मी ज्यादा होती है यहाँ पे, और ये यही जो समुद्र की जो एक तरह से ये गर्म हवाएं ऊपर नमी ले जाती हैं और ऊपर जाके ठंडी होती है और यही बारिश कराती हैं जाके। ओके, तो सूर्य जो है यहाँ पे लंबवत चमकता रहता पूरे वर्ष भर, और अच्छी खासी नमी जो है, और कहा जाता है दोपहर के बाद में यहाँ पे बारिश होनी ही होनी। ओके, तो इस वजह से ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन समृद्ध है, यहाँ पे तमाम सारी प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। चल, तो ये बात समझ आ गई। उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम भूमध्य रेखा के निकट, हाँ, उत्तर दक्षिण सबसे बड़ा बायोम है। ध्यान रखना, यह है विश्व का सबसे बड़ा बायोम। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग पे, ये लगभग 8% से ज्यादा ही है, हालांकि 8% यहाँ पे दिया गया है। और कहा जाता है कि ये बायोम जो है पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात और प्राणी जात को सजोए हुए, मतलब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इतनी प्रचुरता है या इतनी विविधता है प्राणी जात की एवं जो है वनस्पति जात की, कि अभी तक बहुत सारी तो खोज हो ही नहीं पाई। आए दिन कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ अब आए दिन आप कहेंगे लाखों हजारों जो है खोजें जो है वो होती रहती इस क्षेत्र में। कौन? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। और देखो, अधिक तापमान होता है, अधिक वर्षा आर्द्रता होती है, इस कारण यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन जो उगते और जिनका विशिष्ट स्तरण होता है। वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर आप देखेंगे तो लगभग 200 से अधिक प्रजातियां वृक्षों की यहाँ पे देखी जाएंगी। लगभग आप 1 हेक्टेयर की बात करें, 200 से अधिक प्रजातियां, 200 एक जैसे पेड़ नहीं, 200 से अधिक प्रजातियां भिन्न भिन्न यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती हैं। ओके, तो ये यहाँ पे प्रकाश की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गुदकर फंदा जैसा बनाती है, और इन बेलों को ध्यान रखना क्या बोला गया? कठलता बोला गया या लियाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लियाना बोला जाता है। ठीक है, हाँ, लियाना बोला जाता है। सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में लगभग 70 से 80% जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमें दिखाई पड़ता है। 70 से 80%, हालांकि ये एक अनुमान लगाया गया है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये पशु जीवन का बाहुल्य क्षेत्र है, काफी विभिन्नता पाई जाती है इसमें पृथ्वी पर, और वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि जैव विविधता और प्राणी जात से और वनस्पति जात से संपन्न क्षेत्र हमें ये बायोम दिखाई पड़ता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। विषुवतीय वन ऐसे कटिबंध क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 से अधिक वर्षा, तो यही चीज हमने अभी आपको बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, पत्तेदार वितान का गठन होता है यहाँ पे, चौड़ी पत्ती वाले वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध आदिपातव वनस्पति का समर्थन करता है। 80% यहाँ पे जैव विविधता या इससे अधिक ही आप कह सकते हैं। अमेजन वर्षावन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन होते हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं, और इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है, और पृथ्वी का लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन हमें अमेजन के वर्षा वनों द्वारा उत्पादित हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो अगर आप देखें और यहाँ पे आप देखेंगे पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता भी हमें अमेजन के जंगलों में दिखाई। एनाकोंडा जो है, सांप जो होता है, वो हमें अमेजन के वर्षा वनों में ही दिखाई पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें, ठीक है, अगर हम
अगर हम देखना चाहें तो देखो, अगर हम अमेजन के वर्षा वन देखना चाहें तो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। आ गया। देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे, ठीक है, वर्षा वन जो है, फॉरेस्ट की इमेज देखी जाए अगर, देखिए पूरा जो एरिया है ये भरा पड़ा है, अगर हम मैप से देखें इसको, ठीक है, मैप से अगर देखें इसको, मैप से अगर देखें कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये पूरा एरिया देखिए इधर अगर इधर से भी देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है, कोई एक अगर मिले, यहाँ से देखे, हाँ यहाँ से दिख जाएगा, देखो ये सब मांग रहा है, दिख रहा है, हाँ, तो पूरा एकदम से ये क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, अब यही जो है क्षेत्र यहाँ से, और अब अगर देखें तो ये पूरा पूरा क्षेत्र जो है ये अमेजन वर्षा वन है। हम्म, ये वर्षा वन है। बहुत बड़ा एरिया है और बहुत घने हैं, बहुत घने, और ये कितना 20% लगभग ऑक्सीजन पैदा करते हैं, 20% जो है O2 पैदा करते हैं पूरे बड़े। अब कहा जाता है ये जो है पृथ्वी के फेफड़े हैं, बहुत बड़ा एरिया, आप देखें ना बहुत बड़ा एरिया, इक्वाडोर, इधर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनयम, और ये फ्रेंच गुयाना वगैरह, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। चलिए तो बात क्लियर हो गई। हाँ तो ये 20% जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, और भी अब हम बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वनों की, तो ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा जो है कम थोड़ी सी होगी, कम होने का मतलब ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब जो है, यहाँ पे देखो ये सागौन प्रधान वन क्षेत्र यहाँ पे है, या वन प्रजाति पाई जाती है, इसमें बांस भी मिलेगा, शीशम, चंदन आदि जो है ये व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। क्या था कि पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया आप देखेंगे शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो पूर्वी दक्कन वाला जो एरिया अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो ये माफी चाहूंगा, पश्चिमी हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ईस्ट वाला एरिया है, हाँ, पूर्वी दक्कन वाला एरिया जो है, यहाँ पे शुष्क सदाबहार ना कि आर्द्र वन पाए जाते, तो यहाँ पे बारिश कम होती है, बारिश कम होएगी, ओके, भाई सूर्य लंबोर नहीं चमक रहा है, बारिश यहाँ पे नमी भी नहीं मिल पा रही है कहीं पे, तो जब नमी नहीं मिल पा रही है तो वो भी सी बात है यहाँ पे, आप जाए तो जो हवा है वो ऐसे ही बिना नमी के ऊपर उठेगी और कोई बारिश कराएगी नहीं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार क्यों? क्योंकि ये पत्तियां अपनी नहीं गिराते हैं, आर्द्र नहीं पाए जाते, जबकि ये जो हिमाचल क्षेत्र है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले आए, ठीक है, यहाँ वाला जो एरिया है ये वाला है हिमाचल वाला एरिया, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम ये जो हिमाचल वाला एरिया पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यहाँ पे, तो ये जो एरिया है यहाँ पे दोनों तरह के जो है अरुणाचल प्रदेश में दोनों तरह के आपको पेड़ मिल जाएंगे, मतलब सदाबहार तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती मिल जाएंगे, आर्द्र मतलब नमी वाले, और शुष्क पर्णपाती वन जो है पत्तियां जो गिराते हैं, ठीक है, तो दोनों तरह के यहाँ पे वन आपको। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार जो है वो गुजरात में, राजस्थान और MP में हमें मुख्यतः दिखाई पड़ता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का को मानसूनी वन भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो जब हम पर्णपाती वनों की बात करते हैं तो एक मौसम में क्या करते हैं, वो अपनी पत्तियां, जैसे अभी मौसम चल रहा है बारिश का खूब घने, और जैसे ही बारिश उनको नहीं मिली तो अपने जल को संचय करने के लिए, बर्बाद ना हो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, नहीं तो फिर पत्तियों को भी जल देना पड़ेगा। इस वजह से वो अपनी पत्तियां, और इसी वजह से इनको पर्णपाती मानसूनी वन कहा जाता है। साधारणतया बात करें तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी आप देश देखते हैं, यहाँ पे हमें मानसूनी वन जो है दिखाई पड़ते हैं। और इन वनों में उगने वाले वृक्ष जो हैं चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, वर्षा में एक बार पत्तियां, माफी चाहूंगा, वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं जब इनको बारिश नहीं मिलेगी। ओके, तो ये चौड़ी पत्ती वाले जो है पर्णपाती वन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए, हाँ, आद पर्णपाती वनों के बारे में हमने बात कर ली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ मुद्दे और भी। उपोष्णकटिबंधीय वनों की बात करें, उपोष्णकटिबंध, ये उत्तर पश्चिम जो है कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, उत्तर पश्चिम कश्मीर को छोड़ दिया है तो खासी पहाड़ियों, नागालैंड एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। लेकिन ये तो उपोष, उत्तर पश्चिम में कहाँ नागालैंड आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए इसको, ठीक है। उपोष्णकटिबंधीय वन जो है, उपोष्णकटिबंधीय वन जो है ये कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो हाँ ये ठीक है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी खासी पहाड़ियां एवं नागालैंड एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वीय क्षेत्र का, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है खासी वाला, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है नागालैंड वाला, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है मणिपुर वाला, यहाँ पे हमें उपोष्णकटिबंधीय वन दिखाई पड़ते हैं। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है। जैसे हमने पर्णपाती की बात की थी, सागौन उसमें मुख्य वृक्ष था। यहां अगर बात करें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय वनों की बात करें, इसमें चीड़ जो है वो मुख्य। अच्छा, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज एवं ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले भी वृक्ष हमें दिखाई पड़ते। तो ये भी कैसे हैं, ये भी उपोष्ण कटिबंधीय वन। इसके अलावा बुरुंश और रोडेंडन, जिसको रोडेंडन बोलते हैं, बुरुंश या रोडेंडन जैसी झाड़ियां भी हमें दिखाई पड़ती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। चंदन कैसा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पत्तियां गिरा देता है अपना। ओके, अतः यह हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अतः यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करें तो आपको यहाँ बांज या बुरुंश जैसे पादपों प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने को मिलेंगे, परंतु चंदन के वृक्ष यहाँ पे नहीं। रेड सैंडल रक्त चंदन की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है। तो ध्यान रखना कैसा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, पत्तियां अपनी गिरा देता है, चंदन के वृक्ष की बात कर रहे हैं। ओके, इसका नाम क्या है, टेरोकॉर्पस सेंटिनलस। ध्यान रखना नाम हालांकि एक बार पूछा गया है। और यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा से शेषाचलम पर्वत पहाड़ियों में मुख्यतः पाया जाता है। और ध्यान रखना इसकी लकड़ी सफेद होती है, कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्त्राव के कारण लाल हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना इसकी जो लकड़ी है वो सफेद है, लेकिन जब इसमें चिपचिपा रस जो है इसका स्त्राव होता है तो ये फिर लाल अपना कलर चेंज कर देता है। इसी वजह से नाम क्या दिया गया है, रेड सैंडर्स रक्त चंदन। इसका निर्यात मुख्यतः चाइना और जापान में किया जाता है। कहा जाता है कि आयुर्वेद तथा सिद्धा दवाइयों को बनाने और पूजा सामग्री एवं पारंपरिक खिलौने बनाने में किया जाता है। कहा जाता है इसका गिटार बनाने में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ये रक्त चंदन जो है गिटार बनाने में भी, औषधियां खिलौने बनाने में भी काफी ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये एक जानकारी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं टैक्सस। देखिए, टैक्सस वृक्ष जो है वो हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बाकी आपको मुख्यतः कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, टैक्सस वृक्ष जो है ये रेड डाटा बुक में, आईयूसीएन की जो रेड डाटा बुक है उसमें सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, मतलब एक तरह से इसकी संरक्षण की स्थिति प्राप्त है, इसको टैक्सस को संरक्षण की स्थिति, इसको दर्जा मिला हुआ है।
इसके कई सारे देखो इसके कई सारे जो है आप कह सकते हैं कि फायदे भी हैं। जैसे टेक्सास वृक्ष में टैक्सॉल नामक औषधीय प्राप्त इससे प्राप्त होती है, जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी होती, परंतु इसका प्रयोग पार्किंसंस रोग या पीढ़ी केंद्रीय तंत्र का रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। अगर कोई ऐसा स्थान आपसे पूछा जाए कि जहां पे पर्णपाती वन, जहां पे सदाबहार वन और जहां पे मैंग्रोव वन तीनों की उपस्थिति है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कुछ और नहीं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए इसके अनुसार कहा गया है कि कुल मैंग्रोव कवर ये 4992 वर्ग किलोमीटर में फैला देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है। 0.15% जो है ये लगभग ऐसा एक आंकड़ा लगाया गया। तो इस आंकड़े को आप ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा एक खास बात और, खास बात क्या कि अगर मैंग्रोव की बात करें तो जो आच्छादित, अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज, तो अब आप देखेंगे पश्चिम बंगाल वाला एरिया टॉप पे चलता है, फिर इसके बाद में गुजरात वाला एरिया। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो सुंदरबन जो डेल्टा है वहां पे, गुजरात कच्छ की खाड़ी, अंडमान तो आप देख ही चुके हैं, और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश अगर बात करें तो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वो वाला जो एरिया है वहां पे हमें ये दिखाई पड़ता है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान। फिर मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों की बात करें तो 2021 के अनुसार ओडिशा ने सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है, तो ये दे, तो उड़ीसा, फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश और इसके बाद में कर्नाटक। तो 1, 2 और 3 ये सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले, मैंग्रोव वनों में वृद्धि करने वाले स्टेट दिखाई पड़ते हैं हमें। ठीक है, चल हालांकि रिपोर्ट देखो 2023 वन स्थिति रिपोर्ट अभी मैं खोजता रहा, नहीं मिली। मुझे लग रहा अभी आई नहीं है। उस हिसाब से अगर देखें तो 21 जो है यही से क्वेश्चन पूछेगा और उसी हिसाब से आप भी पढ़ाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन हैं। जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र एवं तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। तटों को समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। तट रेखा को स्थिर रखते हैं। समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं। अति विशिष्ट पारिस्थितिक निकाय का काम करते हैं। मैंग्रोव वन जो है सुनामी, चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध जो है विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का काम करते हैं। वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। उड़ीसा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। कौन कौन से? बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, और यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। तो क्या आप समझे? जो ये हमने बांचा, इसमें केवल मैंग्रोव के बारे में, इनकी विशेषता के बारे में बात कही गई है, और एक जो खास बात कही गई है वो उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा सबसे ज्यादा चक्रवातों से असुरक्षित है, सबसे ज्यादा चक्रवात या चक्रवातों की बारंबारता से उड़ीसा सबसे ज्यादा। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निवर्णीकरण हो रहा है। धीरे धीरे जो है ये कहा जाता है ह्रास हो रहा है। दिक्कत है यहाँ पे, कई जगह जो है दिक्कतें हो रही हैं, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। ज्वारी वन डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में इन्हें मैंग्रोव वनस्पति नाम दिया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक जो क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। हमने बताया था आपको, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ओके, सुंदरी वृक्ष जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और इसी के नाम पे सुंदरवन नाम इसको पड़ा।
अच्छा, उल्लेखनीय कि भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और यह एक रामसर स्थल है। 2000 सन 2002 में इसको ये रामसर स्थल जो है घोषित किया गया था। रामसर स्थल के बारे में आप जानते हैं कि 1971 में ईरान के रामसर में ये आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, या संकट में जो जो आर्द्र भूमियां उनको बचाने के लिए, नम भूमियों को बचाने के लिए एक बृहद पैमाने पर एक सम्मेलन होता है और उसी के नाम पे जो है ये तमाम। ठीक है, तो भीतरकनिका का ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया था आपको, रामसर ईरान में स्थित एक शहर है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों पर एक अभिसमय वेटलैंड पर एक कन्वेंशन होता है और तब से जो है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कक्ष वनस्पति है। चोराव द्वीप पूछा गया था, चोराव द्वीप कहाँ है, तो ये गोवा का है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो संभाव्य संसाधन है, फिर वास्तविक संसाधन है और आरक्षित हैं। संभाव्य की बात करें तो कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्र में स्थित जो एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया जा रहा और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक वन है। अच्छा, किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और लागत पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्रयोग लाए जा सकते हैं। वन एक कैसा है, नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसके एक बार संपोषित दोहन के बाद दोबारा इसको दोहन किया जा सकता है। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वनों की कैटेगरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। संसाधनों की कैटेगरी, संभाव्य संसाधन और इसके बाद में वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन। ठीक है, रिजर्व जिनको स्टॉक की बात करते हैं, रिजर्व हमारे पास में। वन मानव जाति को अत्यधिक लाभ देते हैं। एक बार पढ़ना यहाँ पे क्या क्या लाभ देते हैं। हालांकि इस थोड़ी सी इसकी बात करते हैं हम। जैसे मेघालय राज्य में कई जीवित पुल है। इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार है। मतलब अब आप देखेंगे कि जीवित पुल का मतलब समझ रहे हैं, प्राकृतिक पुल बनाए जाते हैं। अगर हम दिखाएं आपको तो कुछ ऐसे, अगर आपको हम दिखाएं तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। जीवित पुल, मणिपुर। देखिए कुछ ऐसे इनकी इमेज जो है, दिख रहा है। ये देखिए कुछ ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं पुल। ये दिख रहा है, नहीं दिखा? पीडीएफ वाला भी बोलेगा कि हमारा क्यों दिखा रहे हो भाई। हाँ ये देखिए, शायद दिख जाए। बिजनेस इनसाइडर दिखा? हाँ ये दिखा। कुछ ऐसे पुल देखिए, ये किससे बने, जीवित पुल हैं ये 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 जीवित पुल है। देखिए ये जड़ें जो है एक तो कनेक्ट की जाती हैं ऐसे, और फिर यहाँ से निकास भी होता है। इस पे चढ़ के ये देखिए, यहाँ से ऐसे पे चढ़ के ये आ रहे हैं और ऐसे नदियों को पार करने के लिए। तो ये जीवित पुल है। क्लियर, दिखाई पड़ रहा है? ये जीवित पुल आप देख सकते हैं इनको। ओके, हाँ ये जीवित पुल ऐसे मणिपुर में आपको खास दिखाई पड़ेंगे। मणिपुर में ये आपको खास दिखाई पड़ेंगे। ओके, चल
आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये जीवित पुल हमें, सॉरी, मेघालय राज्य में कई जीवित पुल, मणिपुर में भी है, लेकिन मेघालय की बात कर रहे थे, मेघालय, माफी चाहूंगा, मेघालय में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है मेघालय में, मेघालय में आपको देखने को मिलेंगे, खासकर कहाँ पे, चेरापूंजी वाला एरिया। पुल बनाना थोड़ा मुश्किल है वहां पे, हाँ, पुल बनाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मणिपुर में भी दिखाई पड़ेंगे आपको, लेकिन मेघालय में हमें ज्यादा एक जो स्थिति है मेघालय में हमें दिखाई पड़ती है। तो पुल बनाना यहाँ पे मुश्किल है, इस वजह से ये जो जीवित पुल हैं, जो पेड़ों की छा उससे जो है क्या बोलते हैं, जड़ों से जो निर्मित हैं, उनके बारे में आप, ठीक है, उनके बारे में खास जानकारी। चलिए, तो इसकी बात नेक्स्ट देखें। ये क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ ये हो गया। चलिए, तो ये मेघालय में कई जीवित पुल, इस राज्य के चेरापूंजी जिले में जीवित पुलों की संख्या है। रबर ट्री नामक एक वृक्ष ये इस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका वास्तविक नाम जो है फाइकस इलाटिस्का, इलास्टिका, ठीक है, इलास्टिका। और इस पेड़ की शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ बना लेती हैं, और इस तरह इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ती जाती हैं। जीवित पुल बनाने के लिए नदी के एक छोर या एक किनारे के पेड़ों की जड़ों को नदी के दूसरे किनारे की दिशा में बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, और इस तरह कई पेड़ों की जड़ें मिलाकर एक पुल बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल वही प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये इधर की जड़ें हैं, इस पेड़ की जड़ें हैं, यहाँ से यहाँ एक पेड़ था, इससे क्या किया गया, इनको कनेक्ट कर दिया गया है, और कनेक्ट करके इसके बाद में ये एक तरह से पुल बनाया गया है। तो ये कैसे जीवित पुल है, आपको दिखाई कहाँ पड़ेंगे, ये मेघालय में। चलिए, बात समझ आ गई। चल नेक्स्ट देखें। एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय युग होने के कारण हरिधातु भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम को पुनर्जीवित करने से एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग, ठीक है, उल्लेखनीय के वर्तमान समय वन मंत्रालय का पूरा नाम जो है पर्यावरण मंत्रालय जलवायु परिवर्तन कर दिया गया है। बहुत काम का नहीं है, क्या हुआ इसको। चलिए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव भी बढ़ता है। कृषि, आवास, वनीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वो भी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो अब पेट पालने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए पेड़ साफ कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। ठीक है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। जितना जनसंख्या बढ़ेगी वन क्षेत्र उतना कम हो जाएगा, वन क्षेत्र जितना बढ़ेगा, ओबीसी बात है, जनसंख्या जितनी कम होगी वन क्षेत्र उतना ही बढ़ेगा, तो नकारात्मक। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्रायः वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्रों की दुष्प्रभावित करती है। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण है। ठीक है, ये हमने तो पिछले बारे में बात की हुई थी, जब हम जैव विविधता पढ़ रहे थे, जब हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा अगर किसी को इफेक्ट कर रहा है वनों के ह्रास को, तो वो क्या है, औद्योगिकरण। ठीक है, जिसमें वनों को काट कर नगरों की स्थापना की जाती है और लकड़ियों का दोहन किया जाता है। खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, तो भी सी बात है, ऐसा हो रहा है। वन उन्मूलन के कारण जैसे जंगल में आग लग जाना, नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी, खेती योग्य भूमि का विस्तार, सड़कों का विकास और पशुओं द्वारा घास चरना, शहरीकरण, काष्ठीय पादपों का अंधाधुंध व्यावसायिक उपयोग, औद्योगिकरण, नगरीकरण, निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, बल्कि यह निवर्णीकरण के कारणों में से एक है। ठीक है, प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं, कारण है,
नगरीकरण की क्या है, नगरीकरण की वजह से या नगरीकरण के कारण ही क्या है, निवर्णीकरण हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसी वजह से हो रहा है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वासों के स्थान विस्तार वनों और जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरीय की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय की बात करें तो यहाँ पे जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता का हानि, तमाम सारी यहाँ पे हमें दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। भूमि अपरदन भी दिखाई पड़ता है। वन उन्मूलन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे क्षेत्रीय या भूमंडलीय जलवायु पर दुष्प्रभाव, कम वर्षा, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जाति विलोपन, विविधता में हानि, जैव विविधता में हानि, बाढ़, सूखा, भूमंडलीय तापन में वृद्धि और मरुस्थलीकरण का निर्माण, मृदा अपरदन, भूमि की उर्वरता शक्ति ह्रास। और उल्लेखनीय है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं और इसका प्रमुख कारण यहाँ स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम खेती। झूम खेती वाले हमने बात की हुई है इससे पहले। झूम खेती की वजह से क्या होता है कि जनजातियां एक क्षेत्र विशेष को जो है वहां के जंगल काटती हैं, वहां पे खेती करती हैं, फिर इसके बाद में आ 2-3 बार खेती करने के बाद में फिर इसके बाद में उसको छोड़ के चली जाती हैं। तो जिस हिसाब से काटे जाते हैं वन, बाद में छोड़ते हैं, तो उसमें इतनी जल्दी वनस्पतियां नहीं उगती हैं। तो एक लंबे समय तक जो वो खाली क्षेत्र पड़ा रहता है बिना वनों के। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इस वजह से नागालैंड। वालपराई एक नगर है तमिलनाडु की कोयम्बटूर जिले में, और यह वृक्षारोपण में विशेषता रखने वाला भारत का एक बहुत अनोखा नगर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को मुख्य रूप से देखें तो वर्गीकृत किया गया, जैसे संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, वनग्राम, ग्राम वन और वृक्ष भूमि, जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के अनुसार कम से कम 1/3 कितना 1/3 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारित 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। कितना 2/3, नोट डाउन करते हुए चलना आप लोग। बाकी तो कितना है 1/3 है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में ये 2/3, जिससे कि एक तरह से आप अब ये कह सकते हैं कि भूमि अपरदन, मृदा मृदा अपरदन जो है वो ना हो। लेकिन फिर भी मृदा अपरदन होता है, क्यों? बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखेंगे बहुत टेक्नोलॉजी, अगर सड़कें भी बनाई जा रही हैं तो बहुत टेक्नोलॉजी, हालांकि अब तो यूज होने लगी। पहले के ज़माने में आप देखेंगे बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करके पहाड़ों को नहीं तोड़ा जाता था, सीधे बम लगाया और तोड़ दिया, और वहां से फिर एक निकास, तो फिर जो उनकी एक एक परत है वो आप देखेंगे डैमेज हो जाती थी। ठीक है, और वो डैमेज की वजह से जब बारिश होती तो पूरी की पूरी जो है आप कह सकते हैं एक तरह से परत अपर्दन जो है हमें दिखाई पड़ता था। ठीक है, हाँ, और आज आज भी वो चल रहा है। तो बहुत टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई, इस वजह से आज समस्याएं होती हैं, भूस्खलन समस्याएं हमें लगातार सामना करना पड़ता है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 कितना 1/3 वन आच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पूछा गया कई बार कि राष्ट्रीय वन नीति जो है कब लाई गई, तो 1988 में लाई गई। इसमें कहा गया कि वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास करना, पुनर्वनीकरण, विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, लकड़ी के लिए अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन एवं अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जैसे कीटनाशों और कीटनाशों के नाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। काफी समय से चर्चित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप ये 2019 को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक में स्वीकृत हो गया और इसे वन नीति 2018 कहा गया। ठीक है, वन नीति 2018 स्वीकृत क्या हुआ है, ये 2019 में हुआ, चल पहले से रहा था। तो वन नीति 2018 इसको बोला गया है। चल, तो ये बात क्लियर हो गई। चल नेक्स्ट कुछ बातें और हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कुछ बातें और हम लोग करते हैं, इसके बाद में आते हैं कौन सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से और वैसे। ठीक है, हाँ चलिए कुछ बातें और भी।
थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। 17वीं ये श्रृंखला में है और ये 2021 की रिपोर्ट है और 2022 में जारी किया गया है। इसमें अगर बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 2021 के अनुसार भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मतलब हम 1/3 के आसपास पहुंचने वाले हैं। कितना? 33% भूमि पर जो वन होने की, तो वहां तक हम पहुंच रहे हैं। अभी हमारे पास अगर देखें तो 21.71% भाग पर वनावरण है तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण है। तो कुल मिलाकर 24.62% जो है कुल मिलाकर हमारे पास में वनों की स्थिति है। तो अगर अगर हम देखें, पूरा ओवरऑल देखें, जिसमें वृक्ष भी हैं वन भी हैं, तो जो ज्यादा भाग है वो वनों का है। कितना है? 21.71 है और वृक्षों का कितना है? 2.91। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए, अच्छा, अगर इसके अनुसार देखें, रिपोर्ट के बाद अनुसार, तो देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, ये आंकड़ा ध्यान रखना, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। 8,09,000, हाँ 8 ही लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 8,09,537 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र। चल नेक्स्ट देखिए, एक लंबा चौड़ा सघन वनावरण, ये जो है अगर देखें तो 12.37% है। पूछा जाएगा, नोट कर लेना है, मैं इसमें स्टार लगा देता हूं। 12.39% जो है वो सघन है। अगर 2021 की बात करें तो इसके अनुसार भारत के सघन वनों को में अति सघन वन और मध्यम सघन वनों में इनको बांटा गया है। अति सघन वन की बात करें तो 3.14 है, ठीक है, और मध्यम सघन वन की बात करें तो 9.33% कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो आपको यही आंकड़ा मिल जाएगा। तो सघन वनावरण हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो कुछ इतने वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का फल का जो है लगभग 7% हमें दिखाई पड़ता है, मतलब 6.15%। एक बार पूछा गया, फिर से रिपीट किया जाएगा, तो इसको स्टार लगाएं अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और इसके बाद में मेघालय हमें दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा, अब एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 75% से ज्यादा वाले कौन से ऐसे 5 राज्य हैं या 4 राज्य? तो 5 राज्य 4 राज्य नहीं है, ध्यान रखना, केवल और केवल जो है हमारे पास में 3 ही ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर पूर्व में हैं तीनों, वो 75% से ज्यादा जो है वनावरण यहाँ पे प्रतिशतता के हिसाब से जो है सर्वाधिक 75% से ज्यादा वनावरण रखते हैं। मिजोरम टॉप पे है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और इसके बाद मेघालय। मणिपुर में वनावरण जो है वो 74.34% है, तो इसको नहीं गिनेगा। तो केवल 3 ही ऐसे हमारे पास में राज्य हैं जो वनावरण के हिसाब से 75% का कवर करते हैं एरिया। चलिए, अच्छा, एमपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र की बात करें, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का क्षेत्रफल है। अगर अति सघन की बात करें तो यहाँ पे मिजोरम नहीं रहेगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश रहेगा। भारत का सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वनाच्छादित राज्य जो है मिजोरम, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में सबसे कम वनाच्छादित राज्य तो हरियाणा है, और यहाँ अगर देखें तो 3.63% वनाच्छादित है, ठीक है। तो तरस आता है इस पे, थोड़ा बहुत तो इस पे काम करना चाहिए सरकार को। हालांकि सरकारें काम कर रही हैं लेकिन उतना। चलिए, इसके बाद में एक रिपोर्ट और भी है। कहा यह जा रहा है कि 2021 में 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि देखी गई है, और वो वृद्धि दिखाने वाले 5 राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश। अब मैं इसको थोड़ा सा मैप से बताता हूं। आंध्र प्रदेश ये टॉप पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। फिर इसी के साथ में लगा हुआ तेलंगाना, ठीक है,
तेलंगाना जो है ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद में उड़ीसा है, यहीं पे लगा हुआ। इन्होंने वृद्धि की है 2021 में 19 की तुलना में, वनावरण में वृद्धि की हुई है। फिर इसके बाद में कर्नाटक ये चौथे नंबर पे, केटी लिख देता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, केटी लिख देता हूं। फिर इसके बाद में यहीं पे आप लगा लो तो झारखंड, झारखंड वो 5वें नंबर पे। तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा दिखाई पड़ता है और चौथे नंबर पे कर्नाटक और 5वें पे झारखंड है। तो ये 2019 की तुलना में 21 में वनावरण में वृद्धि, 2021 की तुलना 19 की तुलना में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 5 राज्य जो हैं और केंद्र शासित प्रदेश, वो भी कैसे, प्रतिशत की दृष्टि से। और ये जो हमने देखे हैं वो कैसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये जो हमने देखे हैं अभी, ये किसके हिसाब से है, एरिया के हिसाब से, ये एरिया के हिसाब से। अब प्रतिशत के हिसाब से देखें तो केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से, तो टॉप पे कौन चल रहा है, चंडीगढ़ यहाँ पे कहीं पे है नंबर 1। फिर इसके बाद में तेलंगाना जो है वो प्रतिशत के हिसाब से, तेलंगाना है दूसरे नंबर पे। फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश यहीं पे रख लो, ये तीसरे नंबर पे है। और इसके बाद में उड़ीसा यहीं पे रख लो, ये चौथे नंबर पे है। और बिहार जो है ये 5वें नंबर पे हमें दिखाई पड़ता। तो चंडीगढ़ टॉप पे, फिर नागालैंड है, फिर इसके बाद में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद में हमें कर्नाटक और झारखंड दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार दिखाई पड़ते हैं, उड़ीसा और बिहार। 2021 के अनुसार कुल वृक्षावरण की बात करें तो हमने बताया अभी कितना है, 2.91। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले की बात करें तो ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल रखते हैं, पूछा गया एक बार क्वेश्चन, स्टार लगाएंगे इसमें, बार बार रिपीट करता है। एमपी टॉप पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश हमने देखा था, छत्तीसगढ़, इसके बाद में उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो पहला एमपी, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा जो है महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल के हिसाब से। प्रतिशत के हिसाब से हमने देख लिया था अभी, जैसे मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था, और इसके बाद में मेघालय था, फिर मणिपुर था, और फिर इसके बाद में नागालैंड है। 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान और लद्दाख, ये 3 टॉप पे चलते हैं। 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण की बात करें तो 5 ऐसे राज्य हैं, जैसे हरियाणा हमने देखा कितना था, 6 कुछ, बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम है, तो टॉप पे चल रहा है। तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। ठीक है, इसके आप अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य देखें तो ओबीसी बात है, ये टॉप पे आएंगे। हरियाणा है, इसके बाद में पंजाब है और राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश आता है और इसके बाद में गुजरात आते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से सबका ध्यान रखना आप। क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे कम जो है वो हरियाणा का है, गोवा फिर भी तीसरे नंबर पे आता है, जबकि बहुत पिद्दी सा है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखे जाए। ठीक है, इसके बाद में अब सिक्किम देखें, बहुत और छोटा है, हालांकि गोवा से तो नहीं छोटा है लेकिन छोटा है काफी, फिर भी क्या है, आप देख रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा से भी आगे है, पंजाब से भी आगे। प्रतिशत के हिसाब से जो है यहाँ पे आप देखें, हरियाणा, पंजाब, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखिए, सर्वाधिक वृक्षावरण की बात करें तो 5 राज्य जो वृक्ष के हिसाब से, अभी वनावरण देख रहे थे, अब वृक्ष की बात करते हैं। तो टॉप पे कौन चल रहा है, महाराष्ट्र, फिर सबसे ज्यादा वृक्ष यहाँ पे हैं, फिर एमपी में, फिर कर्नाटक में, और 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत के हिसाब से वृक्ष की बातों की बात करें तो केरल टॉप पे चलता है, फिर गोवा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है, और फिर इसके बाद में ये छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद में कर्नाटक है। तो टॉप पे कौन चल रहा है प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वृक्षावरणों में, तो केरल है, गोवा है, फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ठीक है, बाकी आप इसको और देख लेना, क्षेत्रफल ज्यादा पूछता है, क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा पूछता है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसके बाद में 2021 के अनुसार बोला प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले संघीय क्षेत्र,
तो अभी हम देख रहे थे वनों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर टॉप पे था। दूसरे नंबर पे आप देख रहे थे तो इसमें जो है कौन सा था, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ था। हाँ चंडीगढ़ ही था, एक बार देख लो भाई। हाँ ठीक है, नहीं अंडमान था, ठीक है अंडमान दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से अंडमान था। लेकिन जब हम वृक्षावरण की बात कर रहे हैं तो उसमें टॉप पे कौन है प्रतिशत के हिसाब से? हाँ चंडीगढ़ टॉप पे आता है प्रतिशत के हिसाब से। वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पे है? फिर दिल्ली में सबसे ज्यादा वृक्ष है, और फिर इसके बाद में जम्मू कश्मीर में हमें दिखाई पड़ते हैं। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से, मतलब इन सेंस सबसे सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण की बात कर रहे हैं। ये तो वृक्षावरण है, ये वनावरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिशत के यहाँ पे प्रतिशत नहीं बताया गया क्या? हाँ यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से है सर्वाधिक वनावरण, ठीक है। जम्मू कश्मीर, कंफ्यूज मत करना भाई, क्योंकि इतना सब डाटा दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज मत करना, मैं इसको एक बार फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, काफी ज्यादा डाटा दिया है। तो जम्मू कश्मीर, हाँ वनों के मामले में वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप पे है। फिर इसके बाद में अंडमान है और लद्दाख। इसके बाद में अगर देखें परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से जो वनावरण है, परसेंटेज के हिसाब से जो वनावरण है वो सर्वाधिक जो 3 संघीय क्षेत्र हैं में लक्षद्वीप है, इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर आ जाते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर आ जाते हैं। अब यहां से लद्दाख हट गया। इसके बाद में एक खास बात और ये कही गई है कि ये बताओ कि कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन है? तो ये एमपी, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आते हैं। लेकिन जब हम केवल और केवल वनावरण की बात कर रहे थे तो अगर आप देखें तो यहां पे केवल और केवल वनावरण, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से, टॉप पे कौन था? अच्छा वृद्धि की गई, ये वृद्धि तो हम लोग देख चुके हैं। हाँ यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण, देखो महाराष्ट्र कहाँ पे आ रहा है? 5वें नंबर पे आ रहा है। हालांकि यहां तक तो आंकड़ा ठीक है, यहां तक तो आंकड़ा ठीक है, दोनों को मिला के वृक्ष और वन, यहां तक तो ठीक है, ये वनावरण के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर वृक्ष और वनावरण को मिला दिया जाए तो छत्तीसगढ़ ये पीछे हो जाता है, यहां पे तीसरे नंबर पे सेट हो जाता है कौन? महाराष्ट्र, ठीक है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सेट हो जा रहा है यहाँ पे? महाराष्ट्र। देखें तो एक बार, देखिए दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तीसरे नंबर पे कौन आ गया? महाराष्ट्र। और वैसे अगर केवल और केवल वनावरण की बात करें, वनावरण की बात करें तो ये आ जाता है यहीं पे, ये इसी इन्हीं राज्यों की श्रृंखला में 5वें नंबर पे आ जाता है। तीसरे पे चला जाता है छत्तीसगढ़, और चौथे पे चला जाता है कौन? उड़ीसा। और यहां पे कहीं पे 5वें नंबर पे ये आता है। लेकिन अब दोनों को मिला दिया जाता है तो ये तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। बाकी 2 राज्य जो है वो अपनी यथास्थिति स्थिति पे हैं। अब इसके बाद में एक बात और कर लेते हैं। 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य एवं संघ सबसे ज्यादा जो है, मतलब पूरे क्षेत्र की बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो टॉप पे चलता है। छोटा सा ही है, पूरे पे वन ही लगे हुए हैं, खेती तो होती नहीं है वहां पे, तो भी सी बात है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन है? मिजोरम है, हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया पादप जिसे भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्ष की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया, बांस। अब कैसा है ये बांस जो है उसको ये वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है, ठीक है, वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया। कौन? बांस है। लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय अंता ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है लगभग 1000 से लेकर 3000 के मध्य, और तापमान जो है 100 से 200 होना चाहिए यहाँ पे, कितना mm? अच्छा mm है, ठीक है, हाँ
ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, 1000 से 3000 mm। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, और तापमान स्तर जो है वो 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो, तो यहाँ पे मैंग्रोव की उपस्थिति हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, मैंग्रोव के बारे में सीधे सीधे तौर पर ये बात हो रही थी। चलिए कुछ बातें और बात कर लेते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो मैंग्रोव आवरण दक्षिण एशिया में संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3% यहाँ पे है। भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण एशिया में अगर भारत की बात करें तो भारत 3% रखता है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव जो आच्छादित 4 राज्य हैं वो हमने बताया था, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आंध्र प्रदेश यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। हाँ, आंध्र प्रदेश दिखाई पड़ता है। 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले की बात करें तो दक्षिण 24 परगना ये टॉप पे चलता है, वेस्ट बंगाल, कच्छ ये गुजरात, और उत्तरी अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे जामनगर है, ये भी कहाँ का है, गुजरात का है। अच्छा, 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा हमने बताया था आपको, ये भी अगर देखें तो क्षेत्र जो है, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये तो हम बता चुके हैं सर्वाधिक। हाँ, तो पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, अंडमान है, और आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए भारत में 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले, ये फिर से देखो रिपीट हो रहा है, मुझे लग रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, ये यहां से रिपीट हुआ। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% बोला गया, करीब करीब जो है, तो ये 6.15% हमें दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल वृक्षावरण की बात करें तो 7421 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.18% है। वृक्ष की बात कर रहे हैं, वृक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। ओके, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले की बात करें तो भदोही सबसे कम है, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया है। ठीक है, भदोही, मैनपुरी, फिर इसके बाद में देवरिया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले जिसमें सबसे ज्यादा है तो सोनभद्र, ठीक है, चंदौली, और इसके बाद में चित्रकूट। हाँ, सोनभद्र वाला एरिया है, फिर इसके बाद चंदौली है, फिर इसके बाद में चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये अभी हम लोग देख चुके हैं। वनावरण न्यूनतम अगर बात करें तो यहाँ पे ये प्रतिशत के हिसाब से, वनावरण में प्रतिशत के हिसाब से, यहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, तो क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो भदोही तो टॉप पे ही है, फिर मऊ आ जाता है बीच में, इसके बीच में मऊ आ जाता है, फिर मैनपुरी है, फिर संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर, तो मऊ जो है बीच में आ जाता है, कहाँ पे, क्षेत्र के हिसाब से। सबसे कम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले अगर बात करें तो सोनभद्र है, खीरी है, और मिर्जापुर है, ये टॉप पे चलते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। प्रतिशतता के हिसाब से आप देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो सोनभद्र में है, फिर इसके बाद में जो है चंदौली में है, और इसके बाद में जो है ये चित्रकूट में है। लेकिन अगर अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से बताएं तो सोनभद्र है, खीरी है, और मिर्जापुर है। सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। खीरी तो रहेगा ही, लखीमपुर खीरी वाला एरिया जो है काफी आप देखें वहां पे जो है दुधवा पार्क है, तो इस वजह से यहाँ पे आप ये कह सकते हैं इस सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है ये घेरा हुआ है। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो रूसी संघ है, ब्राजील है, और कनाडा है। भूगोल में हम इसको पूरा एक आपको बता देंगे। ठीक है, भूगोल में एक पूरी विस्तार से चर्चा कर देंगे इस पर। तो रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वन या संघीय क्षेत्र तो पश्चिम बंगाल है। वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट, अगर ये इसके बात करें तो असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये नियमित रूप से इसकी निगरानी करता है, इसकी निगरानी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद में और भी कुछ बातें, ये देखिए तो 21 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण के क्षेत्र के 12 तटीय राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के 4,992 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 11 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है। कितना? 0.15%। इसमें आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ये उड़ीसा है, इसके बाद में तमिलनाडु है, और ये पश्चिम बंगाल, अंडमान, दमन द्वीप और पुदुचेरी। वन क्षेत्र के संदर्भ में देखें 2020 के 10 देश जो हैं, ब्राजील, ये रूसी संघ है, फिर ब्राजील है, कनाडा, यूएसए है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, कांगो गणराज्य है, इंडोनेशिया, पेरू, और 10वें नंबर पे भारत आता है। ठीक है, 10th नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है, चल, तो ये हमने कवर किया है। इसके जो क्वेश्चन है उसके उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसकी एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे गए हैं यहाँ से। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कई बार जो है क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, और कई बार जो है क्वेश्चन थोड़े से ये कह सकते हैं ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन घुमा के पूछे गए हैं। चलिए, ये ओजोन परत के बारे में तो हम लोग बात कर चुके थे, कहाँ पे है, तो समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये समताप मंडल में है। ओजो वायुमंडल में ओजोन परत जो है क्या, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो है दो दो बार क्वेश्चन पूछा गया, लोबर में पूछा गया 2004 में, और 2006 में पूछा गया पीसीएस में। तो पृथ्वी पर वायु परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी ये देखिए पूछा गया कि ओजोन परत की ऊंचाई जो है करीब कितनी है, तो 20 किलोमीटर करीब बताई गई है। 2018 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सम्मिलित नहीं है ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर में कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए, तो ये हो गया था। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि समताप मंडल में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो किसके द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओके, चलिए, क्षरण के बारे में हमने बात नहीं की हुई थी, तो आज बात कर लेते हैं। तो किसकी वजह से होता है ओजोन छिद्र, सीएफसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, हाँ ये, और
इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सत्व नहीं है, लोअर सब का है, तो आप बता सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है, तो वो योगदान देते ही है, तो इसी वजह से ओजोन क्षरण होता है। देखिए आरओ या 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए ओजोन परत के ह्रास के लिए जो है कौन, आप बता सकते हैं कि सीएफसी जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके बाद में और भी क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, कहा जाता कि इसमें ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोत बताइए, तो इसमें सीधे तौर पर आप मना कर सकते हैं सीएफसी जो है ऑटोमोबाइल से नहीं, ये आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर और वातावरणीय जो यंत्र होते हैं उनसे, बाकी सारे सही हैं। सल्फर जो है ईंधन की भट्टी से, जलमग्न धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है और मीथेन भी निकलता है, मीथेन ज़्यादा निकलती है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं सीएफसी है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है, तो आप बता सकते हैं सीएफसी है। कौन है? सीएफसी है, इसके बारे में हमने बात की हुई है, चर्चा की हुई है पूरी तरह से। निर्माण सर्वाधिक होता है, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे, अंटार्कटिका पे सबसे ज्यादा निर्माण होता है, लेकिन परत दोनों ध्रुव पर पाई जाती है, आर्कटिक वृत्त पे भी पाई जाती है और अंटार्कटिक में भी पाई जाती है। जीआईसी का क्वेश्चन है कि भाई ये बताओ वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत क्षरण ओजोन परत का क्षरण होता है, तो आप बता सकते हैं सीएफसी की वजह से होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आरओ फिर से पूछा गया कि ये बताओ भैया क्षरण के कारण क्या, मुख्य कारण क्या है, तो सीएफसी है। फिर इसके बाद में देखो लोअर पीसीएस में 2002 में पूछा गया और पीसीएस अपर में भी पूछा गया है कि ओजोन परक्षण की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये तो है ही। हाँ, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये नहीं है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अग्निशमन के लिए ये खतरनाक होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी खतरनाक होता है, तो ये जो है क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, नाम क्या दिया गया है, मेथिल क्लोरोफॉर्म, विलायक के रूप में लेकिन होना चाहिए। देखो ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को आसानी से यहाँ पे जज कर सकते हैं कि हाँ ये जो है ऐसा नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल की बात हो रही है, कहाँ पे, क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, किसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर मतलब क्या, क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखना, अब मेफ्रॉन को भरा जा रहा है, ठीक है, मेफ्रॉन को भरा जा रहा है। चलिए उपाय क्या क्या किए गए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उपाय रिक्तीकरण के लिए सीएफसी और इसमें देखिए हैलोजेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों जो हैं ओजोन रिक्तिकारक हैं, ठीक है। रिक्तिकारक मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस मतलब ओजोन क्षरण हो रहा है। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया था, तो ध्यान रखना GW केंट मूर, ठीक है, ये टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। अब देखिए ये पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण के लिए है, तो ओजोन परत के लिए, ठीक है, ओजोन परत के लिए है। चलिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत क्षय को रोकने के लिए है, ये हमने बात की थी आपसे। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, वही दोहराया गया है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा है, 1996 में, फिर 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, कोई रिपीटेशन इसमें नहीं की, मतलब ऑप्शन भी नहीं बदले गए, सीधे उठा के वैसे रख दिया। फिर से पूछा गया 2014 में, आप देखें ओजोन विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता था, 16, कई जगह पूछा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न के संबंधित है, सीएफसी को कम करने से संबंधित है। इसके बाद में और भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2015 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में, 1999 में, फिर 14 में, फिर 15 में, फिर इसके बाद में 2021 में वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, ठीक है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये लगभग क्वेश्चन हो ही गए हैं सारे। देखिए कई जगह पूछा गया कि बताइए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखें। क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो हमने बताया था कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ये दिक्कत करेंगी आपको। पता किसने लगाया था अंटार्कटिका के ऊपर, किसने पता लगाया था, तो आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश की टीम थी जिसने पता लगाया। ठीक है, क्या दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, तो आप कह सकते हैं कि त्वचा कैंसर। ओके, त्वचा कैंसर जो है ये हो सकता है। वन एवं आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन है, आर्द्र सदापर्णी वन कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। हिमाचल में नहीं पाए जाते। हिमाचल में हमने बताया था आपको कि यहाँ पे उष्ण और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चल ये देखें, निम्नलिखित में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आप बता सकते हैं। 2015 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा था कि वन प्रारूप में सागौन टीक एक वृक्ष, एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, तो किसकी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की, हमने बात की थी अभी, सागौन मुख्यतः। आरओ 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, अधिकतम, तो आप आसानी से बता सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, क्योंकि मैंने बताया था सबसे ज्यादा सबसे सक्षम जो बायोम है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वन प्रजाति, ये वन प्राणी और सबसे ज्यादा वनस्पति जातियां जो है वो विद्यमान है। इस वजह से अधिकतम पादप विविधता हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन में ही दिखाई पड़ेगी। तो ये बात हो गई। इसके 2013 में भी क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, पेड़ों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है कहाँ की, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की। ठीक है, आर्द्र वन, हाँ सदाबहार वन है ये। नेक्स्ट देखिए, तो 17 में क्वेश्चन पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, तो कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये सब हमने अभी चर्चा की हुई है आपसे। 2004 स्पेशल मेंस में पूछा है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो आप आसानी से बता सकते हैं सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 24 परगना। एक क्वेश्चन ये भी 2014 में, महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो कहाँ पे है, एशिया में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा। अच्छा, संरक्षित कच्छ वनस्पति, मतलब एक तरह से आप जो मैंग्रोव की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे, गोवा में, और ये चोराव द्वीप है, पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति है गोवा में, हमने बात की थी अभी, हमने इस पे भी चर्चा की हुई थी। मैंग्रोव वन, देखिए एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन किस जगह क्षेत्र ऐसा बताइए जहाँ पे मैंग्रोव भी मिलता है, सदापर्णी मतलब सदाबहार वन भी मिलते हैं, एवरग्रीन और पर्णपाती डिसिडियस भी मिलते हैं। तो ये क्षेत्र जो है डिसिडियस भी कहाँ पे मिलता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये अपने में अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, ये इसकी अद्वितीय विशेषता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सुमिलित नहीं, तो दक्षिण पश्चिमी आर्द्र वन है, तुआर ये दौड़ी पत्ती वाले वन है, कक्ष जो है घास के प्रदेश है, पूर्वी दक्कन पठारी आर्द्र नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। पूर्वी दक्कन की हमने बात की थी, यहाँ पे शुष्क जो है, शुष्क सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी दक्कन वाला जो एरिया है। बाकी तो आप कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एक पूछा था, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, कौन से वन है, अमेजन वर्षा वन, हमने आपको दिखाया था, अभी फोटो भी दिखाई थी इसकी। ओके, ये देखिए एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो आप बता सकते हैं साइलेंट वैली कहाँ पे है, पश्चिमी घाट पे, सह्याद्री। कक्ष वनस्पति कहाँ मिल जाएगी आपको, कक्ष जो है आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है कक्ष वनस्पति जो है आपको कहाँ मिल जाएगी,
कक्ष मतलब ये मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन यहाँ पे, ठीक है। पतझड़ वन जो है आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो रहा है, हाँ ठीक है, डी जो है वो सही है, ठीक है। हाँ बाकी शंकु वृक्ष आपको सीधे तौर पर यहाँ बता सकते हैं, मिल जाएंगे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ये एक एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, महानदी डेल्टा में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निवर्णीकरण हुआ है। हाँ तो ये कारण और कथन दोनों सही है, और व्याख्या भी कारण जो है इस कथन की कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। आरओ यार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि भीतर कनिका गरान की बात, ये वंशधारा स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, क्या सही है गलत है, हमने बताया था वैतरणी और महानदी, और यहीं पे आपका जो है एक ब्राह्मणी नदी, इसके बारे में बात करें तो ये 3 नदियों का डेल्टा है। ये पश्चिम नहीं कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। कहाँ पे है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। तो इसके बारे में हमने बात की थी आपसे। चल कुछ क्वेश्चन जो है ये पूछे गए। टेक्सास के बारे में देखो, टेक्सास के बारे में ये हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है। और दूसरी बात टेक्सास रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। और इसके बाद में जो है ये औषधि इसमें गुण पाए जाते, पार्किंसन रोग के लिए काफी उपयोगी है, कैंसर के लिए भी उपयोगी। हाँ तो इसमें तीनों सही होने चाहिए। हाँ ये देखो, ये तीनों जो है यहाँ पे सही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तीनों सही है। के बारे में वनों के लाभ क्या है और बाकी सारी चीजें हम इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया 2009 में मेंस में क्वेश्चन दिया गया है कि एल्युमिनियम हरी धातु है, ये लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। लकड़ी का स्थान लेकर वनों को नहीं बचा रही, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सा है, ये गलत है, बाकी पहला सही है। कौन सा सही होना चाहिए, डी। वन नवीकरणीय संसाधन है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जी हाँ दोनों सही है, लेकिन जो है व्याख्या नहीं सही कर रहा है, ठीक है, व्याख्या नहीं सही कर रहा है। आरओ यार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि प्राकृतिक साधन वे हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में इसका प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसका कारण कह कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं सही कर रहा है। अब देखिए ये जो है जीवित पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, हमने आपको दिखाया था। प्रभाव क्या हो सकते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं हो सकता है, नगरीकरण जो है वो प्रभाव नहीं। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण निवर्णीकरण का कारण है, ठीक है, इसकी वजह से तो ये हो रहा है, प्रभाव नहीं है, ठीक है। नगर बसे तो ये वृक्ष कटे तो नगर बस गए, नहीं। एमपीपी से पूछा गया कि बंजर होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पे कृषि जो झूम खेती है वो बात, ठीक है, झूम खेती इसके बारे में। चलिए बाकी तो एक बार आप देख लेना क्वेश्चन, बाकी हम लोग कल करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये एक देख ले, वन कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है, तो वालपराई। कहाँ पे है ये, कोयम्बटूर वाला एरिया है तमिलनाडु में, ठीक है। और 2000 देखिए 2016 में आरओ यार में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। जी हाँ ऐसी बातें हैं, जनसंख्या बढ़ेगी, वो सी बात है, वनीकरण क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब एक तरह से वनों का ह्रास हो जाएगा। वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है, तो जैसे हमने बताया, ठीक है। हाँ तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, कौन सा सही, ए सही है इसका, ठीक है। हाँ देखो ए सही। चल 2013 में पूछा, कल जो हम लोग बात करेंगे जो क्वेश्चन है वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो औद्योगिक विकास है, ये बात हमने कर ली हुई है आपसे। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है इसकी थीम, ये हम लोग अभी बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक, और फिर इसके बाद में आगे चलेंगे। तो कल जो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कुछ, कल पढ़ाएंगे कम लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे भारतीय वन नीति 1952 क्वेश्चन डिस्कस यहाँ से करेंगे, बाकी और भी मुद्दे जो है जैसे पोल्यूशन के बारे में वो हम लोग कल बात करेंगे। ओके थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइस।